भारत की राजनीति भी गजब है ना। कल तक जिसको बी टीम के ठप्पे से नवाजते थे, आज उसी का समर्थन लेने के लिए उसके दरवाजे पर खड़े हैं। कल तक जिसको भाजपा का एजेंट बताया जाता था, आज उसके समर्थन के बिना राज्यसभा पहुंचना भी मुश्किल है। कल तक जिसको गठबंधन में शामिल करने के नाम पर तरह तरह के कुतर्क पेश किए जाते थे, गुस्से से आग बबूला हो जाता था कोई, आज वो उसी के समर्थन के लिए हाथ फैलाए खड़ा है। कल तक जिसको राजनीति में अछूत बनाने का प्रयास किया गया था, आज ऐसी कौन सी नौबत आ गई है कि उसके समर्थन के बिना वो राजनीतिक कड़ी पूरी ही नहीं हो सकती। इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर बिहार की वो कौन सी कुर्सी है जिसका रास्ता दिल्ली जाने के लिए हैदराबाद होकर जाता है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर हैदराबाद, बिहार और दिल्ली के अंदर ये कौन सी कड़ी है। ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, किस्सा कहानी यह है कि राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और तमाम राज्यों में इसकी हलचल शुरू हो चुकी है। एक ऐसे राज्य में भी हलचल चल रही है जहां पर हाल ही में सरकार बदलने की कोशिश तो हुई, मगर वहां पर नीतीश कुमार दोबारा से पलटकर वापस आ चुके हैं। बिहार की राजनीति में एक ऐसा उथल पुथल हो चुका है जिसने वहां के तमाम समीकरण बिगाड़ दिए हैं। तेजस्वी यादव जो कल तक सोचते थे कि वो बस मुख्यमंत्री बने ही बैठे हैं, वो आज विपक्ष के अंदर बैठे हैं और विपक्ष में भी कुछ ऐसा बैठे हैं कि 25 सीटें हैं केवल। विपक्ष की असल हैसियत भी उनके पास बाकी नहीं है। कल तक जिस पार्टी को वो अछूत समझते थे, कल तक वो जिस पार्टी को राजनीतिक तौर पर टच करने से भी घबराते थे, आज एक ऐसा मामला पेश आ चुका है कि अब उनको उसी पार्टी का समर्थन लेना होगा, वरना वो भूल जाएं कि उनकी तरफ से कोई राज्यसभा जाएगा। पिछली बार राज्यसभा में जो 5 लोग बिहार से गए थे, उनमें 2 राजद के भी थे, मगर इस बार ऐसा समीकरण है कि राजद का कोई उम्मीदवार अकेले दम पर राज्यसभा जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि विधानसभा में आपकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी। अब एक ऐसी पार्टी है जिसको कल तक आप बहुत दुत्कारते थे, बी टीम बोलते थे, भाजपा का एजेंट बोलते थे, फलाना बोलते थे, ढिमकाना बोलते थे, मगर आज उसकी राजनीतिक हैसियत इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसने आपको दिखा दिया है कि हमारे समर्थन के बिना आपका होगा कुछ नहीं। और उनको शायद इस बात का भी गुमान है कि ये लोग जाएंगे कहाँ। जैसे मुसलमान हमको वोट देगा, जाएगा कहाँ, वैसे ही ये पार्टी जाएगी कहाँ। हमें वोट और समर्थन तो इनको देना होगा, मगर उस पार्टी ने भी बता दिया है कि हम ऐसे समर्थन नहीं देंगे। अब की बार तो हम खेला करेंगे और आपके साथ टेबल पर बैठकर बात होगी कि बताइए इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। और उससे भी बड़ा खेल ये कि उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है कि हमारा कोई मेंबर अपर हाउस में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, तो क्यों ना इस बार आप हमें भेजिए, हम आपको फिर विधानसभा में मौका देंगे। आपने सही समझा, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो व्यक्ति का नाम है असदुद्दीन ओवैसी। कल तक जिसको बी टीम के ठप्पे, भाजपा के एजेंट के रूप में तमाम विपक्षी पार्टियां लेबल के साथ राजनीति में स्थापित करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, आज उसी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार के सीमांचल के अंदर एक ऐसा खूंटा गाड़ दिया है जिससे तमाम बिहार की विपक्षी पार्टियों का जीना हराम हो चुका है। तमाम विपक्षी पार्टियां आज भी असदुद्दीन ओवैसी को ताकत के रूप में तस्लीम नहीं करना चाहती, मगर उनकी मजबूरी है, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पार्टी के 5 विधायक विधानसभा के अंदर बैठे हैं। सोच कर देखिए, जो तेजस्वी यादव कल तक सोचते थे कि मैं तो मुख्यमंत्री हूँ, मैं तो बस सरकार बनने वाली है, उनके सामने जाकर, उनके घर के सामने जाकर अख्तरुल ईमान ने ढोल नगाड़े बजाकर कहा था कि हमें गठबंधन में ले लीजिए, मगर किसी के कान पर जू नहीं रेंगी थी। तमाम लोग कहते थे अरे ये तो भाजपा की राजनीति को सपोर्ट करते हैं, अरे ये तो बी टीम है, अरे ये तो फलानी टीम है। आज उसी पार्टी के सामने वही तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि राज्यसभा का चुनाव आ रहा है। 4 सीटें तो भाजपा और राजद ऐसा समझ लीजिए राजद के हिस्से से गई। 2 सीटें भाजपा जीतेगी, 2 जदयू जीतेगी और 1 विपक्ष जीतेगा, वो भी तब जब ओवैसी की पार्टी उन्हें समर्थन करेगी, वरना गई वो भी सीट आपके हिस्से से। ये तो तय बात रही। जो तेजस्वी यादव अहंकार में कहते थे,
मुसलमानों को लेकर, सीमांचल में ओवैसी की पार्टी को लेकर कट्टरपंथी और पता नहीं क्या क्या वो बयान देते थे, आज उसी कट्टरपंथी जिसको आप कहते थे तथाकथित तौर पर, उसके सामने आपको बैठना होगा। पूरी किस्सा कहानी समझाता हूँ। बिहार के अंदर 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव है। नंबर गेम ऐसा है कि 2 सीटों पर आसानी से भाजपा जीतेगी और 2 सीटों पर जदयू जीतेगी। 1 सीट बची जिसके लिए 41 विधायकों का समर्थन लगेगा, और वो तभी मुमकिन है जब ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक उसको समर्थन करें और एक निर्दलीय बसपा का या आईपी गुप्ता उसका समर्थन करें। मगर यहाँ पर एक खेल हो गया है। अभी असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के अंदर अपनी पार्टी का फाउंडेशन डे मनाया। वहाँ पर बिहार के 5 विधायक मौजूद थे और साथ में आईपी गुप्ता भी मौजूद थे, जो इस वक्त अपनी पार्टी से बिहार के अंदर एमएलए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 5 विधायक उनकी खुद की पार्टी के और आईपी गुप्ता 6 लोगों का समर्थन सीधे सीधे तौर पे उनके पास है। 35 लोगों का समर्थन विपक्ष के तौर पे राजद के पास है और 6 लोग इधर है। कुल मिला के होते 41, और 41 नंबर ही चाहिए राज्यसभा की सीट को जीतने के लिए। राज्यसभा के अंदर इसी नंबर गेम की वजह से जो तेजस्वी यादव कल तक अहंकार में रहते थे कि भाजपा की बी टीम के ठप्पे के रूप में ओवैसी को ब्लेम करते थे, अब उनके दरवाजे पर बैठे कि आप हमें समर्थन कर दीजिए, हमें राज्यसभा जाने दीजिए। मगर ओवैसी भी इस बार ठान कर बैठे हैं कि उन्होंने राज्यसभा के नाम पर समर्थन तो अपनी पार्टी से महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को दिया था, बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। आज भी जिस आदमी को उन्होंने समर्थन दिया था वो आज तक उनको भाजपा के नाम पर गालियां देता है। तो ऐसे लोगों को भेज के क्या फ़ायदा? सोच कर देखिए, अगर राज्यसभा में ओवैसी की पार्टी समर्थन दे भी देती है तो भी तो आप उनको भाजपा की बी टीम, भाजपा का एजेंट, यही सब चीज़ें बोलोगे, तो क्या फ़ायदा? वो अपनी पार्टी का हित दिखेंगे और सीमांचल का हित देखेंगे, और सीमांचल के हित के लिए उनको सत्ताधारी पार्टी की तरफ देखना होगा। ये पूरा कॉम्बिनेशन ऐसा है जहां पर ओवैसी की पार्टी एक अपर हैंड पर बैठी हुई है, और ऐसे अपर हैंड पर बैठी हुई है कि उन्होंने तय कर लिया है कि अब की बार हम अपने हितों को देखकर तय करेंगे कि हमें समर्थन कैसे देना है। ओवैसी की पार्टी को लेकर बिहार में एक इस बात की भी चर्चा है कि सीमांचल के विकास को लेकर, सीमांचल के डेवलपमेंट को लेकर आप नीतीश कुमार से बात करिए। आप तेजस्वी को सपोर्ट देने के बजाय नीतीश कुमार को दीजिए और अपने सीमांचल के लिए तरह तरह के प्रोजेक्ट लीजिए, और एमएलसी का सौदा भी किया जा सकता है। ये बातें तमाम तरह की सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चल ली। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो कांग्रेस, जो राजद दिन भर पानी पी कर ओवैसी और उनकी पार्टी को गालियाँ देते थे, कौन सा थोबड़ा लेकर आप जा रहे हो ओवैसी के सामने कि आप हमें अपने 6 लोगों के साथ समर्थन दे दीजिए? किस बात का समर्थन भाई? आप ही तो कल तक कहते थे ये भाजपा का एजेंट है तो भाजपा से समर्थन लीजिएगा। कहाँ गई आपकी गैरत? कहाँ गई राजनीतिक समझ? आप लोग तो ये कहते थे कि अरे हम तो सरकार बना लेंगे, हम तो भाजपा को पलट देंगे, भाजपा को इधर फेंक देंगे, मोदी को कुर्सी से उतार देंगे, नीतीश पलटू चाचा है, ये चाचा। कहाँ गया आपका वो अहंकार? अख्तरुल ईमान किस बात के लिए आप पर यकीन कर लें? ये बात राजनीतिक हलकों में चर्चा है, और अख्तरुल ईमान ने खुलकर मैदान में आए। उन्होंने तो मीडिया में कहा कि हर बार हम ही क्यों समर्थन दे, चाहे तेलंगाना की बात करिए, महाराष्ट्र की बात करिए, चाहे बिहार की बात करिए, अब की बार आप हमें समर्थन दीजिए। हमारा एमआईएम की तरफ से कोई भी उम्मीदवार या कोई भी राज्यसभा मेंबर नहीं, अब की बार हमारी पार्टी को आप राज्यसभा भेजिए, हम आपको बिहार में सपोर्ट करेंगे। कोई सदस्य नहीं हमारी तरफ से राज्यसभा में, हमें भेजिए, हम जाएंगे। और कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि अख्तरुल ईमान को राज्यसभा बना के भेजने की चर्चा चल रही है, जिस बात को लेकर तेजस्वी और तमाम पार्टियों से बातचीत भी की जा रही है। अब यहाँ पर किस्सा कहानी वही है, कौन से पहलू की तरफ ऊंट किस करवट बैठेगा? अपर हैंड तो ओवैसी की पार्टी को है, एक तरफ जदयू है, एक तरफ राजद और कांग्रेस है, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम ओवैसी की पार्टी को तमाम तरह की गालियां दे दें, पानी पी पी के भाजपा के एजेंट बुलाते रहें। वो अलग बात है कि हमारी पार्टी के 8 मुख्यमंत्री, हमारी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग भाजपा में शामिल हो जाए, भाजपा की वॉशिंग मशीन में चले जाए, मगर ओवैसी की पार्टी ही बी टीम है। उस ओवैसी हमें अपने आप आए, हमें कुछ करना ना पड़े और हमें आके वो सपोर्ट दे दें। आखिर किस उम्मीद से आप लगे हैं?
यहाँ पर तो मुझे लगता है जो दूसरी थ्योरी है, क्या आप अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, सीमांचल के हितों को ध्यान में रखते हुए सत्ताधारी पार्टी जो नीतीश कुमार हैं उनके साथ आप अलायंस करिए, उनके साथ जाइए और बात करिए कि आप सीमांचल के लिए क्या करेंगे, यहाँ के मुसलमानों के बेहतरी के लिए क्या करेंगे, हम उसके हिसाब से देखेंगे। क्योंकि सपोर्ट तो तेलंगाना में भी दिया है, हैदराबाद में भी दिया था, महाराष्ट्र के अंदर भी दिया था, और जिस आदमी को दिया था वो आदमी इतना नमक हराम है कि आज तक गालियाँ देता है। तो ऐसे लोगों को समर्थन देके क्या फ़ायदा। आप ही तो कल तक कहते हो ना कि हम भाजपा की, ठीक है चलो हमने आपकी वो बात ही मान ली। अब आप बताइए यहाँ पर आप लोग, क्या वैसी की पार्टी को बिहार में क्या करना चाहिए? क्या उनको राजद और कांग्रेस को बिना मांगे समर्थन दे देना चाहिए, या उनको जदयू के साथ बैठकर अपने सीमांचल के हितों को लेकर बैठकर बात करनी चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए, या उनको भी चुनावी मैदान में खड़े होकर ट्राई करना चाहिए कि हम भी देखते हैं कि राज्यसभा कैसे जीत सकते हैं। ठप्पा तो पहले ही लगा है भाजपा एजेंट का, हार जाए चुनाव राजद, हार जाए कांग्रेस, क्या फर्क पड़ता है। यही तो कहते हैं हम जीत जाएंगे, जीत जाओ भाई बिना सपोर्ट के। आपको याद है आईपी गुप्ता भी कहीं ना कहीं अब ओवैसी साहब के संपर्क में। फाउंडेशन डे पर आईपी गुप्ता वहां पर मौजूद थे, स्टेज पर मौजूद थे, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया था। बसपा का उम्मीदवार भी जब अपने जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो उस उम्मीदवार के पीछे आधे झंडे एमआईएम के थे। कुल मिला की बात यह है कि सीमांचल की राजनीति में, बिहार की राजनीति में एमआईएम के 5 विधायक और एक आईपी गुप्ता और एक बसपा का विधायक, ये सातों एक ही जगह पर हैं। ये 7 लोग एक ही जगह जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे। आप लोग इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करें, तभी हम इस टाइप की और वीडियो बना सके ताकि हमारा हौसला बनता रहे। धन्यवाद।